नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों पर। हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि करते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू और बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों में बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे एक ऐसी महाडील की जिसने मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का पूरा भूगोल और समीकरण हिला कर रख दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इस जंग की शुरुआत की थी तो उन्होंने दावा किया था कि एक छोटे और सर्जिकल ऑपरेशन से ईरान के परमाणु खतरे और उसके प्रॉक्सीज को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के इस यू टर्न ने इजराइल के लिए ऐसा डेथ वारंट से एक तरह से ये किसी से कम नहीं। यानी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो सबसे भयानक बुरा सपना सच हो गया जिससे वो सालों से डर रहे थे। अब वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक चली डिप्लोमेसी की इस पूरी बिसात में नेतन्याहू कैसे चौतरफा घिर गए हैं बताएंगे आपको विस्तार से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे महाडील इज नॉट इजी। जी हां, फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में मौका था G7 समिट के डिनर का और माहौल बेहद भव्य, बेहद ऐतिहासिक। लेकिन इस चमक दमक के बीच पूरी दुनिया की सांसें अचानक से थम गई कुछ पलों के लिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में पेन थामा। पूरी दुनिया की निगाहें उस एक दस्तखत पर जाकर टिक गई। देखिए ये तस्वीर जो वैश्विक राजनीति और व्यापार की दिशा बदलने वाला था। लेकिन इस महाडील को लेकर खुद ट्रंप का वो बयान सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दिस इज नॉट इजी। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे खुल गया हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान ने युद्ध की कगार से कदम पीछे तो खींच लिए, संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक समझौता यानी MOU साइन भी कर दिए, लेकिन लोगों को उम्मीद भी दिखा दी। लेकिन क्या ये उम्मीद वाकई में उतनी खुशी देने वाली है? ये सिर्फ दो देशों के बीच की डील नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सवाल कई ढेर सारे हैं। क्या अब नई कोई धोखा नहीं होने वाला? बताएंगे आपको विस्तार से इसका एक एक पहलू। तो चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 4 महीनों से जारी जंग आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिया और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक शख्स ऐसा है जिसने इस डील के बाद में ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कहीं ना कहीं खौफनाक सपना था, ऐसा लगता है वो साकार हो गया। और वो शख्स कौन है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप सही समझ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके लिए अमेरिका ईरान की जो महाडील है ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा बुरा सपना सच हो चुका है और वो अपनी और परायों के बीच में अब चौतरफा घिर गए। आखिर ट्रंप और ईरान की इस दोस्ती ने नेतन्याहू की गद्दी को खतरे में कैसे डाल दिया? 100 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक चली इस भीषण तबाही, बारूद की गंध और आसमान से बरसते विभत्स मलबे के बाद आखिरकार इस महायुद्ध का अंत हो गया। जिस समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी उस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन इस अमन की सबसे बड़ी कीमत बेंजामिन नेतन्याहू को चुकानी पड़ रही है। नेतन्याहू इस डील से बेहद नाखुश हैं और वो चाहकर भी इसका समर्थन कर नहीं पा रहे। हालात ये है कि इजरायली पीएम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इजराइल को बैक टू बैक अमेरिका से 4 बड़े झटके लगे। ईरान डील में अमेरिका ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया। इजराइल चाहता था कि ईरान समझौते में लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण के मुद्दे को शामिल किया जाए। इसके अलावा इजराइल की कोशिश खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते में शामिल कराने की भी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
वहीं इजराइल ने अमेरिका से डील को लेकर जिस एमओयू पर साइन होने हैं उसकी एक कॉपी भी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को वो कॉपी देने से क्लियर कट इनकार कर दिया। ये और भी बड़ा झटका। इतना ही नहीं, पेरिस में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। समझिए एक के बाद एक कितने दबाव इजराइल पर हो गए। इसीलिए तो अब कहीं ना कहीं नेतन्याहू कह रहे हैं दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये जो गाने की लाइनें हैं वो फिलहाल तो नेतन्याहू के लिए बिल्कुल मुफीद बैठ रही हैं, पूरी फिट बैठ रही हैं। शायद उनके दिल का आलम भी यही होगा, दिमाग का हाल क्या होगा समझ सकते हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या मुलाकात के लिए? व्हाइट हाउस ने अभी तक मिलने का वक्त ही नहीं दिया। समझिए क्या मायने हैं इस बात के। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी टीम बखूबी जानती है कि अगर पहले मिलने का मौका दिया जाता तो नेतन्याहू इमोशनल ट्रंप कार्ड जरूर फेंकते डोनाल्ड ट्रंप के आगे। लेकिन इस बार वो सारी साम दाम दंड भेद अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका को मिल गया है अपना नया यार मुश्तबा खामनेई के रूप में, ईरान के रूप में। समझिए जिस तरह से अभी हालात हैं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री बेन ग्विर को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार तक कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री अमेरिका जाना चाहते थे लेकिन उनको परमिशन ही नहीं दी गई। ग्विर अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें आसानी से स्पेशल वीजा दिया ही नहीं गया। उनको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस में उलझा कर रखा और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर वजह क्या है, बार बार सवाल पूछे जाने लगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा साइन हुआ, जो डील हुई, ये दरअसल डील नहीं, इजराइल के लिए डेथ वारंट है। डील के कारण अमेरिका और इजराइल के संबंधों में अब कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आती है। समझिए अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के संबंधों में खटास आ गई। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को दरकिनार कर दिया, शामिल ही नहीं किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दरअसल इजराइल रोक चाहता था लेकिन हुआ क्या, रोक लगी? जवाब है नहीं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी इजराइल रोकना चाहता था लेकिन क्या उस पर पाबंदी लगी? जवाब है नहीं। डील में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठन शामिल ही नहीं किए गए हैं। समझिए जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दर्द, बड़ी हुक एक तरह से इजराइल के मन में उठा रही है। अब ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम होना है, जिसके लिए इजराइल तो बिल्कुल तैयार नहीं था। इस पूरे डील के तहत इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा, ये ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया था। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा की ठोस गारंटी का भी इसमें जिक्र नहीं है। सोचिए युद्ध में जो नुकसान हुआ, नुकसान की वजह से ईरान की ओर अब यूएई जा सकता है, ये और भी बड़ा झटका है इजराइल के लिए। ईरान के प्रभाव की वजह से अब्राहम अकॉर्ड से भी यूएई हट सकता है, ये और भी बड़ा डबल झटका हो जाएगा इजराइल के लिए। चारों तरफ से अब इजराइल घिर गया, चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू घिर गए। नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है टाइमिंग की। दरअसल ये जिस समय डील साइन हुई, इसी साल अक्टूबर के अंत से कुछ समय पहले इजराइल में है आम चुनाव। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो चुनाव है, जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी ताकत हो सकते थे क्योंकि चुनाव सर पर है, लेकिन अब वो मुसीबत बन गए। चुनाव सर पर है और नेतन्याहू पर घरेलू स्तर पर अब राजनीतिक दबाव है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने तो संसद में नेतन्याहू को घेरते हुए सीधे सीधे शब्दों में कह डाला, पीएम नेतन्याहू बेहद मुश्किल रास्तों के बीच में फंस चुके हैं। दो ऐसे रास्ते, या तो हमारे सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ सीधा टकराव मोल ले लें या फिर इजरायली हितों का पूरी तरह से सरेंडर कर दें। मुसीबतें तो चौतरफा कहीं ना कहीं अब नेतन्याहू की है। लेकिन समझिए नेतन्याहू के लिए मुसीबत सिर्फ इजराइल का विपक्ष नहीं है। नेतन्याहू के अपने घर यानी कि उनकी सरकार में भी कई लोग ऐसे हैं जो नाराज नजर आते हैं। कई सरकार में शामिल कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगी भी हैं।
इस डील के तहत ईरान ने दरअसल शर्त रखी कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर इजरायल की जो सैन्य अभियान है उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए, उन्हें तुरंत बंद होना चाहिए, जिसे अमेरिका ने मान लिया। इस शर्त ने इजरायली कट्टरपंथियों को पूरी तरह से भड़का दिया है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने खुलकर बगावत तक कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह साफ साफ लिखा कि ट्रंप का समझौता हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। और ऊपर से नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा लाचार बना दिया है। समझिए किस तरह से एक तरफ ये पूरी डील साइन हुई, दूसरी तरफ नेतन्याहू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गाजा लेबनान युद्ध का डबल प्रेशर अब इजरायल पर आ चुका है। गाजा लेबनान का जो युद्ध है वो तो बड़ा तनाव की वजह है, लेकिन हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ लंबा सैन्य मोर्चा अब नजर आता है। सीज फायर और जो बंधकों की वापसी है उसका वैश्विक दबाव अब कहीं ना कहीं इजरायल पर पड़ता हुआ नजर आता है। जो कट्टरपंथी सहयोगी हैं, कट्टरपंथी सहयोगियों से सरकार पर बड़ा खतरा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भर्ती विवाद से गठबंधन में पहले ही दरार के हालात हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी के जो केस हैं वो भी लगातार जारी है। सत्ता गई तो गई, सत्ता गई तो जेल और राजनीतिक अंत का भी डर अब नेतन्याहू को है। वहीं आईटीएफ और खुफिया एजेंसियों से रणनीतिक मतभेद तो बहुत पहले से ही नेतन्याहू के रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी डील हुई उसने तो और मुश्किल बढ़ा दी। लेकिन नेतन्याहू की पीठ पर सबसे बड़ा खंजर किसी और ने नहीं बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद यार, सबसे भरोसेमंद दोस्त माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खंजर घोंपा है। अब कई रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में पिछले कई दिनों से काफी मतभेद चल रहे थे। आपको याद होगा वर्ल्ड नाउ में कई तस्वीरें हमने दिखाई, कई बार बताया कैसे पागल तक शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कर दिया। नेतन्याहू इस जंग को खींचकर देश में टोटल विक्ट्री का नैरेटिव सेट करना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर का चुनाव जीत सकते थे। लेकिन हुआ कि ट्रंप ने ईरान से डील करके नेतन्याहू के सभी सपनों को धराशायी कर दिया, उनके इस इलेक्शन प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन सबसे खास बात यह कि बात सिर्फ इतनी नहीं, ट्रंप ने एक फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को पागल तक कह दिया, अपशब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया। और ना सिर्फ पर्सनल फोन कॉल पर, भरे मंच से नेतन्याहू के लिए ऊल जुलूल जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल वो कर बैठे। सवाल ये कि क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती टूट चुकी है? क्या दोनों यार अब बिखर चुके हैं? आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे अब ये कहा जा रहा है ट्रंप की प्राथमिकता बदल गई। अमेरिका की घरेलू राजनीति कहीं ना कहीं अब प्राथमिकता में आ चुकी है इस दोस्ती से ज्यादा। बढ़ती ईंधन की कीमतें अब कहीं ना कहीं बड़ी प्राथमिकता में आ चुकी हैं, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। युद्ध से अमेरिकी जनता थक गई है, ये दावा किया जा रहा है। चुनावी साल में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ युद्ध हो, इस तरह से हालात बने। वही रिपब्लिकन वोट बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान का बहुत बड़ा डर है। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि दबाव और कार्रवाई होती रहे, ट्रंप चाहते हैं कि डील और डी एस्केलेशन होता रहे। अब दोनों की बातें तो एक साथ नहीं होती, लेकिन आखिर चली किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और चली तो चली, दोस्ती में भी कहीं ना कहीं बड़ी रुकावटें आ गई। मिडिल ईस्ट में इजराइल खुद को हमेशा से सबसे ताकतवर बनाने में लगा रहता है और उसकी इस बादशाहत को ईरान से हमेशा चुनौती मिलती रही। अब इजराइल का जो सबसे प्रमुख सहयोगी है अमेरिका, उसने भी ईरान के आगे घुटने टेक दिए, जिससे इजराइल को लगा है बहुत बड़ा झटका। अमेरिका का ये कदम इजराइल के ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ते कदम के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संभव है कि इसके बाद अब इजराइल पर भी युद्ध रोकने का दबाव बढ़ जाएगा और उसे लेबनान पर हमले रोकने पड़े। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्लान आखिर है क्या। इस पूरे मैप के जरिए भी समझिए। इजराइल का ये हिस्सा, वेस्ट बैंक का ये हिस्सा, जॉर्डन, मिस्र और गाजा को आप देख लीजिए। साल 2024 में इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैच पहने हुए नोटिस किया गया और उसके बाद से ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सर उठाने लगी। अब माना जा रहा है कि ग्रेटर इजराइल मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक फैला होगा।
ग्रेटर इजराइल में पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है, पूरा का पूरा जॉर्डन, लेबनान शामिल हो जाएंगे इस पूरे हिस्से के बीच में, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इस ग्रेटर इजराइल के सपने के अंतर्गत है। इजराइल का जो फिलहाल क्षेत्रफल है उसकी अगर बात करें तो उसके बारे में दावा किया जाता है करीब 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का हो सकता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और इसके अलावा सीरिया की जो गोलान हाइट्स है उस पर भी वो कब्जा कर चुका है। एक अनुमान के अनुसार ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जॉर्डन का करीब 89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और फिलिस्तीन का लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा आ सकता है। इसके अलावा सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इराक का करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, मिस्र का लगभग 60 से 80,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और सऊदी अरब का भी लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका इसमें शामिल हो सकता है। यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू की, ये IDF की, ये मोसाद की एक परिकल्पना, एक रणनीति जिसे ईरान पूरा होने नहीं देना चाहता। चुनौती तो पूरे कहीं ना कहीं कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की तरफ से मिलेगी, लेकिन आखिर उस चुनौती के लिए जिगरा कौन दिखाएगा? वो है इजराइल, वो है ईरान, इजराइल को बड़ी चुनौती दिखाने वाला। साफ है नेतन्याहू जिस ईरान विरोध की राजनीति के दम पर इजराइल के किंग मेकर बने रहना चाहते थे, अमेरिका ने उसकी नींव ही हिला दी। एक तरफ चुनाव का दबाव तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के केस, तीसरी तरफ सरकार गिराने की धमकी लगातार देते अपने ही मंत्री और चौथी तरफ ट्रंप की बेरुखी। नेतन्याहू के लिए वाकई में ये कहा जाए चौतरफा घेराबंदी है। अब देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू अमेरिका से बगावत कर अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं या फिर इस शांति समझौते के आगे घुटने टेक देंगे, ये देखने वाली बात है। और आइए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की। महाडील इज नॉट इजी, यानी बड़ी डील इतनी आसान नहीं है। ये जो महाडील हुई ईरान और अमेरिका के बीच में, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है। जैसे ही उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच में इस महाडील को साइन किया, ये तस्वीर उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद में उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा दिस इज नॉट इजी। व्यापारिक समझौतों को लेकर ट्रंप की इस दो टूक ने ये साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं और ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है जिस तरह के उन्होंने निर्णय लिया। Good job. Great job. Bravo. जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बॉडी लैंग्वेज था सिग्नेचर के साथ में, उनके हाव भाव थे, उसको देखकर साफ तौर से समझा जा सकता है कि किस मजबूरी के साथ में आखिर दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये महाडील साइन की। फ्रांस का वर्साय पैलेस, मौका G7 समिट के डिनर का और माहौल बेहद ऐतिहासिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अपने हाथ में पेन लिया, पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं कि आखिर आगे क्या होगा। महाडील आसान नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इन शब्दों में महीनों की कूटनीतिक जद्दोजहद साफ झलक रही थी। दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने गर्व से समझौते का दस्तावेज हवा में लहराया, जो अमेरिका और ईरान के बीच में एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। इस महाडील की अहमियत को समझाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि जो समझौता है वो स्थायी शांति का रास्ता बनाएगा और सबसे बड़ी बात, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अनुमति मिलेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। इस ऐतिहासिक समझौते पर ईरान की तरफ से वहां के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और ये डील इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सैन्य झड़पें चरम पर थी। युद्ध के मुहाने पर खड़े इस क्षेत्र के लिए ये समझौता एक संजीवनी की तरह एक तरह से नजर आया है।
अमेरिका ईरान समझौता क्या है, आइए वो आपको बताते हैं अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। ये 14 पॉइंट वाला जो पूरा महाडील का मसौदा हुआ, अब उसके काफी कुछ पहलू सामने आए हैं। समझिए, तुरंत युद्ध विराम इसमें पहला बिंदु है। देखिए, सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी रूप से युद्ध समाप्त होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। जो दूसरा है संप्रभुता का सम्मान। दोनों देश एक दूसरे की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह दावा है। तीसरा, सीज फायर की गारंटी, ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। हर सैन्य कार्रवाई पर पूरी तरह से पाबंदी है। चौथी बात, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर दी जाए। अमेरिका द्वारा ईरान पर ब्लॉकेड हटाया जाएगा। 30 दिनों में ब्लॉकेड हटाने का जिक्र किया गया। समंदर का प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण जो समंदर के मार्ग हैं, उन्हें दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खोला जाएगा। तेल प्रतिबंध हटाना इसमें शामिल है। ईरान का जो तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात, उस पर से भी प्रतिबंध हटेंगे। आर्थिक संसाधनों तक पहुंच बनाना, ईरान को अपने फ्रीज फंड्स और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा जो 9वां पॉइंट है, वो 300 अरब डॉलर पुनर्निर्माण योजना में शामिल करने की बात है। अमेरिका और सहयोगी देश ईरान के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज पेश करेंगे। तो 60 दिनों की बातचीत का भी जिक्र इस डील में है। न्यूक्लियर समझौते के लिए 60 दिनों की डेडलाइन तय की गई। परमाणु कार्यक्रमों का जो है, उसका भी इसमें जिक्र है। परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण किस रूप में होंगे? ईरान IAEA निगरानी में अपने जो परमाणु प्रोग्राम है, उसे चालू रख सकता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेशन के साथ सीमित करेगा उसे। हथियार निषेध आश्वासन इस दौरान जरूर है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसकी पुष्टि इस दौरान स्पष्ट करता है। 13वां इसमें जो मुख्य बिंदु है, संयुक्त निगरानी तंत्र। समझौते के पालन के लिए संयुक्त मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। वो कैसे होगा, उस पर भी रणनीति तैयार की गई है। यूएन की अंतिम मंजूरी। अंतिम समझौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से लागू हो जाएगा। जैसे ही ये यूएन सुरक्षा समिति के पास में जाएगा, उसके बाद में वही तस्वीर नजर आएगी। Good job. Great job. Mahmoud. तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही ऐतिहासिक क्षण है जिसको शायद बड़े मुश्किल के साथ में पूरा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये समझौता जैसे ही हुआ, दूसरे सबसे बड़े किरदार इस समझौते के समझिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, जिन्होंने ईरान की तरफ से समझौते पर मुहर लगाई। और ये समझौता सिर्फ कागजों पर दस्तखत नहीं है, बल्कि उस बारूद के ढेर को हटाने जैसा है जिस पर पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी थी। याद कीजिए, पिछले कुछ महीने जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सैन्य झड़पें चरम पर पहुंच गई। लाल सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे थे। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये जो MOU साइन हुआ, इस MOU ने फिलहाल उस भयानक संकट पर ब्रेक लगा दिया है। ये जो पूरा समझौता हुआ, इस समझौते का सबसे बड़ा और तात्कालिक असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने जा रहा है। जैसा कि राष्ट्रपति मैक्रो ने इशारा किया था, इस डील के बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समंदर का रास्ता है, जहां से पूरी दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान के तनाव के कारण ये जो रास्ता है वो असुरक्षित हो गया था और अब इसकी पूरी तरह से खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई सुचारू होगी, जिससे आने वाले दिनों में भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। अमेरिका को भारी नुकसान किस तरह से है वो भी जरा समझिए। अमेरिका को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान अभी तक इस पूरे हालात में हुआ। बताया जा रहा है कि युद्ध का जो अभी तक कुल खर्च रहा
युद्ध पर अमेरिका ने 113 अरब डॉलर का खर्चा अभी तक किया जा चुका है। हर सेकंड 10 लाख के खर्चे की बात कही जा रही है, हर घंटे 394 करोड़ के खर्चे की बात की जा रही है, हर दिन 9,400 करोड़ खर्चा हो रहा है। हथियार और सैन्य नुकसान भी समझ लीजिए, 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अभी तक इस पूरे युद्ध में तबाह हो चुके हैं अमेरिका के। 24 से ज्यादा 30 MQ-9 रिपर ड्रोन इसमें शामिल हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35A फाइटर जेट्स भी इसमें तबाह हो चुके हैं। तो वहीं टॉमहॉक मिसाइल और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का भी भारी इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में करना पड़ा अमेरिका को। ये कहा जाए इजराइल की वजह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कैसे झटका लगा। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेसेस रहे जिन्हें ईरान ने तबाह कर दिया, जिसमें बहरीन शामिल है। बहरीन के अलावा इसमें इराक में शामिल है जो अमेरिकी बेसेस, कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसेस तबाह हो गए। यूएई और कतर में जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस थे, ईरान ने वहां पर जमकर तबाही मचाई। अब तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जिस तरह हुआ तो उससे तेल की कीमतें बढ़ गई, शिपिंग इंश्योरेंस लागत 30 गुना तक बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी भारी दबाव नजर आता है और अमेरिका में ईंधन और महंगाई पर बड़ा असर साफ तौर से नजर आता है। समझिए, जिस तरह से युद्ध में अमेरिका रहा, अमेरिका का कर्ज और वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता चला गया। युद्ध खर्च में अमेरिका का जो बजट है उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया। रक्षा खर्च में अचानक से भारी बढ़ोतरी कर दी गई। भविष्य में 50 अरब डॉलर से ज्यादा अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत पड़ गई है। ऐसे हालात बन गए। रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान अमेरिका को बड़े स्तर पर हुआ। अमेरिकी सैन्य स्टॉक पाइल पर दबाव हुआ, घरेलू स्तर पर युद्ध विरोध और राजनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया गया। और ये सारी परिस्थितियां ऐसे रही कि अमेरिका को बार बार सेकंड थॉट लेना पड़ा इस युद्ध में कूदने के बाद। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि यह आसान नहीं था। ये साफ तौर से दर्शाता है कि इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए डिप्लोमेसी के स्तर पर कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने तो अपने देश को आर्थिक तबाही और युद्ध से बचाने के लिए व्यवहारिक कदम उठा लिया। इतिहास गवाह है कि फ्रांस का वर्साय महल जब जब सजा, दुनिया की किस्मत का कोई ना कोई नया पन्ना लिखा जाता है। लेकिन इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप के इस हस्ताक्षर ने समझौतों से ज्यादा सवालों को जन्म दे दिया। वर्साय के महल में फिर से इतिहास दोहराया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रोकने को लेकर दोनों देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये वही पैलेस ऑफ वर्साय है जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देशों ने समझौतों के नाम पर जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की थी और इस संधि की शर्तों ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोए थे। अब ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि आज से करीब 107 साल पहले पैलेस ऑफ वर्साय की संधि आखिर थी क्या, जिसने दुनिया को विनाशकारी दूसरे विश्व युद्ध के करीब खींचकर लेकर आ गया। सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या इस साइन के साथ ही फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए बातचीत के 60 दिनों की मियाद शुरू हो चुकी है। जानकार हैरान हैं कि रविवार को मिली डिजिटल मंजूरी और वर्साय में हुए इस फिजिकल साइन में आखिर कानूनी तौर पर फर्क क्या है। दरअसल ये वही वर्साय है जो सदियों से बड़े बड़े युद्धों को, बड़ी बड़ी जमीनी विवादों के निपटारे का केंद्र रहा। सबसे खास थी साल 1919 की वर्साय की संधि, जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। ये वही वजह है आज जब पैलेस ऑफ वर्साय में किसी नई अंतर्राष्ट्रीय डील की चर्चा होती है तो इतिहास के जानकारों को 1919 की वही संधि याद आ जाती है। एक ऐसा समझौता जिसे शांति लाने के लिए किया गया था, लेकिन जिसने आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी प्रलय को एक तरह से रोकने का काम किया। और यही वजह है कि जब ये संधि साइन हुई तो उसको लेकर कई बातें अलग अलग रूप में एक तरह से कही गई। ये तस्वीरें जरा देखिए, वो ऐतिहासिक पल जब वर्साय पैलेस में एक नई संधि तय कर दी गई।
इतिहास गवाह है कि फ्रांस का वर्साय महल जिस तरह से सजा, किस्मत का कोई ना कोई नया पन्ना लिखा गया। और जैसी तस्वीर हमने आपको बताया कि इतिहास का एक पहलू ये भी दर्शाता है, उस संधि में जर्मनी पर इतनी सख्त शर्तें थोप दी गईं जिसने ऐसे हालात बनाए कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसना पड़ा। अब देखना यह है कि ट्रंप का ये जो नया कदम है इतिहास की कौन सी नई करवट तय करता है और इन 60 दिनों में उलझन का सच आखिर कब सामने आता है। और ये भी देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ इसके बाद मिडिल ईस्ट का दूसरा धड़ा यानी कि इजराइल इस पर आखिर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन फिलहाल वर्साय से आई इस खबर ने दुनिया को राहत जरूर दी और शेयर बाजारों से लेकर तेल के बाजारों तक इसका एक तरह से पॉजिटिव असर देखने को मिला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये इतना भी आसान नहीं था अमेरिका के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका अपने आप को सबसे मजबूत सुपर पावर बताता था, लेकिन उस सुपर पावर का जो घमंड है वो ईरान ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आइए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अब उस खबर की जिस पर निगाहें तो पूरी दुनिया की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 100 दिनों से ज्यादा का वक्त रुकावटों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बहाल हो रहा है, चालू हो चुका है। अब दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज संकट को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया और रास्ते पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या इस रणनीतिक समंदर के रास्ते पर तनाव वाकई में खत्म हो गया है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक कूटनीतिक छलावा भर है और कुछ नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो संकरा समंदर का रास्ता जहां से वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। ईरान और ओमान के बीच में मौजूद इस रास्ते पर अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो एक तरह से बढ़ा दी, आसमान पर उन्हें पहुंचा दिया। अब हालिया दावों के अनुसार ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच में इस पूरे मार्ग को बगैर किसी बाधा के खुला रखने पर सहमति बनी। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया कि अब इस समंदर के रास्ते से जहाजों की आवाजाही पहले की तरह मुफ्त या आसान नहीं होगी। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को सिर्फ 60 दिनों तक ही मुफ्त गुजरने की इजाजत होगी और उसके बाद यहां से गुजरने वाले जो तमाम जहाज हैं उनसे ईरान भारी शुल्क या टैक्स वसूल सकता है। 60 दिन फ्री फिर टोल की डील, ये दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आखिर तय क्या हुआ है इस डील में, समझिए। 60 दिनों तक फ्री पासेज एक तरह से इसको क्रिएट किया गया है। अब कमर्शियल शिपिंग बहाल कर दी जाएगी। समंदर के व्यापार को इस दौरान राहत मिलती हुई नजर आती है, लेकिन 60 दिन जैसे ही पूरे होंगे ईरान 60 दिनों के बाद यहां से जो जहाज गुजरेगा, जिस भी देश का जहाज गुजरेगा उससे टोल वसूलना शुरू कर देगा। इंटरनेशनल लॉ का पालन जरूर इस दौरान किया जाएगा, लेकिन एक तरह से ईरान को फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने का। अगर हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर पर प्रति बैरल तेल पर लगभग $1 के बराबर शुल्क लगाया भी जाता है तो समझिए ईरान को तो भारी राजस्व मिल सकता है। उसकी डूबती खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ जान मिल जाएगी बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो जाएगी। युद्ध के दौरान भी तेहरान ने कथित तौर पर इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल किया था, जिससे उसको लगभग $20 लाख की कमाई हुई थी, ऐसा दावा किया जाता है। ईरान लगातार ये कहता रहा कि जो इस रूट से गुजरेगा वो तमाम जहाजों से टोल वसूल करेगा। उसने ओमान के साथ मिलकर बाकायदा एक प्लान तैयार किया और इस प्लान को आगे बढ़ाने की योजना बनाने की भी बात कही, लेकिन अमेरिका खास तौर से ट्रंप लगातार इससे इनकार करते रहे। लेकिन अब तो हालात बदल गए ना। ईरान को पहले ट्रंप धमकाते रहे, उन्होंने इस पर ओमान को भी चेतावनी दे दी कि अगर यहां से टोल वसूली का काम किया तो भाई मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अब वो सारी धमकियां बीती बात हो चुकी हैं, बीती रात की बात हो गई, रात गई बात गई वाली बात हो गई। अब ट्रंप ने उसी डील पर साइन कर दिए जिस पर 60 दिनों के बाद ईरान को इस टोल वसूलने वाली पावर का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग ये कहा जाए 1/3 हिस्सा
इसी रास्ते से गुजरता है। अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश का अधिकांश तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर करता है। अब ऐसे में समझिए, अगर यहाँ से शुल्क व्यवस्था लागू होती है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर जब बंद हुआ तो उसके बाद में दुनिया को किस तरह से नुकसान हुआ वो भी जरा समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो तेल और गैस की लाइफलाइन कही जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक तेल गैस सप्लाई के लिए लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का 20 से 30% का जो गैस सप्लाई है वो इसी रूट से होता है। हर महीने इस समंदर के रास्ते से 3000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं और रोजाना लगभग 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। प्रतिदिन लगभग 29 करोड़ क्यूबिक गैस की आवाजाही भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बंद कर दिया और उसका असर यह हुआ कि दुनिया पर उसका इंपैक्ट पड़ने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल गैस की सप्लाई बाधित होने लग गई। तेल गैस की कीमतों में आपने देखा किस तरह से उछाल आया और ये तो कुछ नहीं, अगर ये युद्ध कंटिन्यू होता तो ये कीमतें और रॉकेट बन सकती थी। फ्रेट और शिपिंग चार्जेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार मंडराता रहा। एशिया, यूरोप और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होते और ग्लोबल इकोनॉमी में भी मंदी का खतरा बढ़ जाता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही बंद रहता तो। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे संवेदनशील नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर ली है। ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह समंदर का रास्ता अब कभी भी युद्ध के पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटने वाला। ईरान के जो सरकारी टीवी है उसको एक इंटरव्यू में देश के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका ने खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संभावना को ईरान के लिए हकीकत में तब्दील कर दिया। अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को सिर्फ 60 दिनों तक ही फ्री में गुजरने की अनुमति होगी और इसके बाद तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से सेवाओं के बदले शुल्क लेगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ के मुताबिक ये जो जल मार्ग है उस पर संप्रभुता है ईरान की और स्थितियां अब पहले जैसी कभी नहीं होंगी। लेकिन समझिए, ये जो डील साइन हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से वो नस ईरान के हाथ में जा चुकी है कि वो जब अपनी मर्जी से जब दबाव बनाना चाहे उस नस को दबा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है। ईरान के इस फैसले से दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों पर खास करके तेल आयात करने वाले देशों की चिंता बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं ईरान अपनी अगर इच्छाओं को पूरी करवाना चाहता है तो उसके पास में ऐसे एक बटन दब चुका है, बटन उसके हाथ में आ चुका है कि जब वो चाहे उसे दबाए और अपने मन मुताबिक अमेरिका या दुनिया के अन्य देशों को डरा सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखा जाएगा। वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।